नमस्कार, मैं हूं सुकेश रंजन। देश का राजनीतिक माहौल गर्म है। अग्निपथ योजना पर बवाल मचा है। ईडी राहुल गांधी से पूछताछ कर रही है, हंगामा वहां भी है। बनारस में ज्ञानवापी मस्जिद पर झमेला है। और जब सड़कों पे हंगामा होता है तो लोग संसद की तरफ देखते हैं कि वहां से कोई रास्ता निकलेगा क्या। तो जब संसद की बात करते हैं तो आज हमारे साथ बात करने के लिए लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला हैं। अपनी बेबाक वाणी के लिए जाने जाते हैं। हर मुद्दे पे इनकी राय होती है, खुलकर बोलते हैं। उम्मीद करता हूं इन तमाम मुद्दों पे खुलकर बात होगी आज। बिरला साहब, जब सड़कों पे हंगामा हो तो जो लोकसभा का कस्टोडियन है, जिसकी तरफ लोग देखते हैं, जहां से कानून बनता है, तो आपके दिमाग में क्या आता है? संसद का कामकाज संसद के नियमों प्रक्रियाओं के तहत चलता है। जब कभी संसद का सत्र चलता है तो देश के ज्वलंत मुद्दे हों, देश का कानून बनाने का सवाल हो, उन सब विषयों पर संसद में चर्चा संवाद होती है। जो रोज घटनाएं देश में घटती है उन पर संसद के स्पीकर के रूप में कभी कोई मार्गदर्शन नहीं दिया जाता। मेरा जो पहला सवाल था वो इसलिए था क्योंकि सदन थोड़ी देर में आहूत होने वाला है और ये तमाम चर्चाएं हैं, तो स्पीकर के तौर पे क्या आपको परेशान करती हैं? सदन के अंदर किस विषय पर चर्चा होनी है, किस मुद्दों पर चर्चा होनी है, इसकी एक नियम प्रक्रिया है। संसद में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी बनी हुई है जिसमें सरकार के प्रतिनिधि भी होते हैं और सभी दल के प्रतिनिधि भी होते हैं। उसमें चर्चा होती है कि कौन से विषयों पर चर्चा की जाए, कौन से मुद्दों पर चर्चा की जाए, कौन से विधेयक को कब लिया जाए, कितना समय आवंटित हो। ये सब बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के अंदर तय होती है और नियम प्रक्रियाओं के तहत होती है। इसलिए संसद सत्र चलेगा जब किन किन मुद्दों पर चर्चा होनी है, ये बिजनेस एडवाइजरी कमेटी तय करेगी। कि लोकतंत्र का जो सिंबल है वो संसद है और बहुत आरोप विपक्ष की तरफ से वो कहते हैं कि संसद के बाहर भी और संसद के अंदर भी लोकतंत्र को कुचला जा रहा है। एज स्पीकर, एज द कस्टोडियन ऑफ द हाउस, आपको ऐसा लगता है कि विपक्ष का ये आरोप बेमानी है या सही में कुछ दम है? मुझे नहीं लगता कि कभी किसी ने इस देश के अंदर कभी किसी ने कोशिश की हो लोकतंत्र को कुचलने की, उसके कोई बेहतर परिणाम नहीं आए। और इसीलिए चाहे वर्तमान सरकार हो, चाहे पुरानी सरकार हो, चाहे किसी दल की सरकार हो, हर दल की सरकार ने संसद की मर्यादा को रखी है। हर विषयों को, हर मुद्दों पर सदन में चर्चा संवाद किया है और कई महत्वपूर्ण विधेयक बिल पारित किए हैं, कई योजनाएं बनाई हैं जिसके माध्यम से लोगों के सामाजिक आर्थिक जीवन में परिवर्तन आया है। इस 75 साल की लोकतंत्र यात्रा में आप देखेंगे तो लोकतंत्र और सशक्त हुआ, मजबूत हुआ है। 17 आम चुनाव के अंदर लगातार मतदाताओं द्वारा अधिक मतदान करना और विशेष रूप से महिलाओं का मतदान करना, लोकतंत्र में उनकी आस्था दिखाता है, लोकतंत्र के प्रति आस्था है। अच्छा, हाल के दिनों पे आपका कुछ ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। आपको मालूम होगा, आपको चिट्ठी लिखी है कई लोगों ने। एक चिट्ठी तो आपको शशि थरूर ने लिखी, एक आपके कार्तिक चिदम्बरम ने लिखी कि जो सीबीआई का रेड हुआ तो बहुत सारे गोपनीय दस्तावेज जो थे वो उठा के ले गए और आपका ध्यान आकृष्ट किया है। तो ये तो सीधे सीधे आपके पाले में गेंद डाल दी। क्या आपने उनका संज्ञान लिया है? सभी मान्य सदस्यों को पत्र लिखने का अधिकार है। प्रिविलेज केवल संसदीय कामकाज के लिए होता है। संसद के अंदर बोलने की अभिव्यक्ति और संसदीय कार्य में बाधा ना हो, रुकावट ना आए, इसलिए मान्य सदस्यों को विशेषाधिकार मिला हुआ है। लेकिन कानून सबके लिए बराबर है और हमारे संविधान में ये कहे कानून सबके लिए बराबर है। कानून के लिए किसी को विशेषाधिकार नहीं मिला है और इसीलिए किसी भी मान्य सदस्य को पत्र लिखना या प्रिविलेज का नोटिस देना, उसकी एक प्रक्रिया होती है
और प्रिविलेज संसदीय प्रिविलेज कमेटी बनी हुई है जो समय समय पर उन आने वाले प्रिविलेज नोटिसों पर जांच करती है, चर्चा करती है और उनके साक्ष्यों को बुलाती है। एक प्रक्रिया होती है, उस नियम प्रक्रियाओं के तहत सदन भी चलता है और संसदीय समितियां भी चलती हैं। नहीं, कई बार इसका पत्र लिखा होगा, विशेषाधिकार समिति उसकी जांच करती है। कई बार घालमेल किया जाता है। क्या आपको क्या लगता है ओम बिरला, आप तो पॉलिटिकल व्यक्ति भी रहे हैं, आपको लगता है कि जैसे अधीर रंजन चौधरी ने एक चिट्ठी लिख दी आपको कि ईडी जो है वो राहुल गांधी को परेशान कर रही है, अब इसमें संसद के स्पीकर को चिट्ठी लिख के वो आपसे क्या प्रोटेक्शन चाहते हैं, वो क्या आपसे आपका इंटरफेरेंस क्यों चाहते हैं इसमें? अब एक वरिष्ठ सांसद हैं, उनको नियम प्रक्रियाओं का सब जानकारी है और वो भी जानते हैं कि कानून सबके लिए समान है। कोई भी जांच एजेंसी किसी विषय पर जांच कर रही है तो उसके लिए स्पीकर की परमिशन की जरूरत नहीं होती। इसलिए सब वरिष्ठ सदस्य उन्होंने पत्र लिखा है, तो जो भी पत्र लिखा है उसको हमने जो हमारी नियम प्रक्रिया उसके तहत हम देखते हैं। लेकिन मैंने पहले ही बताया कि संसद और संसदीय कार्य ये इसी को लेकर प्रिविलेज का अधिकार है। कानून में किसी को भी ये अधिकार नहीं कि कोई भी मान्य सदस्य कानून तोड़े या नियमों का उल्लंघन करे और उसको प्रिविलेज मोशन और स्पीकर को कहे कि आप प्रोटेक्ट करिए। नहीं, ये नहीं, प्रक्रिया यही है। सर, एक विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने डेलिब्रेशन की जो एक प्रक्रिया होती है, जो इस संसदीय लोकतंत्र की खूबसूरती है, और हमारे यहाँ चूंकि आप स्पीकर हैं, आप जानते हैं कि जो स्टैंडिंग कमिटीज हैं उनको मिनी पार्लियामेंट कहा जाता है। विपक्ष का आरोप है कि उस परंपरा को ही सरकार ने खत्म कर दिया और स्पीकर भी हमको प्रोटेक्ट नहीं कर रहे, उसको प्रोटेक्ट नहीं कर रहे। आप इसमें दम देखते हैं? हमारी संसदीय समितियां मिनी पार्लियामेंट आज भी है और मैं आपको जानकारी दे दूं कि संसदीय समितियों के अंदर व्यापक चर्चा होती है, विषयों पर चर्चा होती है। संसदीय समितियां एक मिनी संसद के रूप में काम करती है, दल से ऊपर उठकर काम करती है और कोई संसदीय समितियों की बैठकों में कोई कमी नहीं आई। कोविड के समय जरूर संसदीय समितियों की बैठक के लिए माननीय सदस्यों ने वर्चुअल मांग की थी, लेकिन वर्चुअल का नियम हमारे आरोप है विपक्ष का कि बिल रेफर ही नहीं किया था। मैं आपको कुछ आंकड़े देता हूं, बिलों को विषय को लेकर मैं आपको बताऊं, आंकड़े मेरे पास भी है। हर बिल स्टैंडिंग कमेटी में जाए ये आवश्यक प्रक्रिया नहीं है। मैंने कहा आपको कि आंकड़े 19 में से जो अब तक स्टैंडिंग कमेटी में जो बिल गए हैं वो 13% है। 14 से 19 में ये 27% थे। 9 से 14 तक वो 71% था। क्या एज द कस्टोडियन ऑफ हाउस आपको लगता नहीं है कि कोई भी जब कानून बने, सरकार तो कानून बनाती है लेकिन वो देश की जनता के लिए बनाती है, तो उसमें क्या सबकी भागीदारी हो, कानून बहुत अच्छा बने, वो अच्छी शक्ल में सामने आए, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है? इसमें मैंने कहा कि स्टैंडिंग कमेटी की भेजने की प्रक्रिया है। ये आप जो आंकड़े बता रहे हैं उस समय वो विधेयक इस नेचर के होंगे कि उस पर स्टेट होल्डरों से चर्चा नहीं हुई होगी, जनता से चर्चा नहीं होगी और सरकार ने उस समय माना होगा कि इसको और चर्चा करना चाहिए। लेकिन कई विधेयकों पर सरकार पूर्व में ही स्टेट होल्डरों से चर्चा कर लेती है, संसदीय समितियों के सुझाव के आधार पर कानून लाती है, तो उन पर ऑलरेडी चर्चा हो सकती है। कई विधेयक में आपको जानकारी बता दूं जिन पर संसदीय समितियों के सुझाव के आधार पर सरकार विधेयक लाई, तो जिन पर संसदीय समितियों के सुझाव पर विधेयक लाए उन पर ऑलरेडी संसदीय समितियों में चर्चा हो चुकी है। इसलिए हर बिल स्टैंडिंग कमेटी में भेजे ये भी कोई नियम नहीं है, लेकिन सरकार का परंपरा परपाटियां रही है कि जहां पर स्टेट होल्डरों से या जनता से चर्चा नहीं हो उन बिलों को स्टैंडिंग कमेटी पर बैठकर और चर्चा कर लें। उसमें सब दल के प्रतिनिधि होते हैं जो कई स्टेट होल्डरों से बुलाते हैं, विशेषज्ञों को बुलाते हैं। लेकिन पिछली बार 8वें सत्र के अंदर कई
महत्वपूर्ण विधेयकों को भी जाए, और मैं कहता हूं कि चाहे लेबर बिल हो, चाहे पर्यावरण के बिल हो, उन सबको स्टैंडिंग कमेटी में भेजा। स्पीकर साहब, आप पंच परमेश्वर की भूमिका में होते हैं। जब आप हाउस में बैठते हैं तो आप पक्ष की तरफ भी देखते हैं, विपक्ष की तरफ भी देखते हैं। तो आपको अगर असेस करने के लिए कहा जाए, अब चूंकि 3 साल हो गए हैं आपको, और आप एक अग्रेसिव डूअर स्पीकर के तौर पे जाने जाते हैं, जिनके समय बहुत नए नए काम हो रहे हैं, आप कैसे रेट करते हैं विपक्ष की भूमिका को? ये तो आपको मूल्यांकन करना चाहिए, विपक्ष से पूछना चाहिए। मैंने तो हमेशा कोशिश की कि चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सदन सबका है, सदन सर्वसम्मति से चलता है। मुझे नहीं लगता कि कभी प्रतिपक्ष ने सदन के अंदर ये आरोप लगाया हो कि हमें पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर नहीं मिल रहा। कई बार तो देर रात ये सदन चलता है तो प्रतिपक्ष के लोग कहते हैं कि स्पीकर साहब कितनी देर तक सदन चलाओगे। हाँ, खासतौर पे जो नए एमपी हैं वो बड़े खुश हैं आपसे कि आप उनको कम से कम बोलने का मौका देते हैं। नए हो पुराने हो, और विशेष रूप से पहली बार 7वीं लोकसभा में ज़्यादा महिला सदस्य चुनकर आई। उन महिला सदस्यों ने जिस तरीके से सक्रिय भागीदारी निभाई, पहले ही सत्र में सभी महिला सदस्यों ने, चाहे नई महिला सदस्य हो चाहे पुरानी महिला सदस्य हो, चाहे विधेयक पर, चाहे शून्यकाल पर, चाहे महत्वपूर्ण मुद्दों पर, अपनी अपनी तरीके से हर विषय पर उन्होंने चर्चा संवाद में सक्रिय भागीदारी निभाई। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। ओम बिरला साहब, बहुत लोग ये कहते हैं कि जब सत्ता पक्ष बहुत मजबूत होता है, बहुत बड़ी संख्या में होता है, तो वो एक तरीके से विपक्ष को हाशिए पे धकेल देता है और वो बहस, वो चर्चा वो नहीं हो पाती। क्या आपको ऐसा लगता है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष में एक बैलेंस होना चाहिए? सत्ता पक्ष के बहुत मजबूत होने से लोकतंत्र कमजोर हो जाता है। प्रतिपक्ष जितना सशक्त होगा, मजबूत होगा, उतना ही लोकतंत्र मजबूत होगा। और इसीलिए सदन के नेता माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने पहले ही संसद के भाषण में इस बात को कहा था कि संख्या के आधार पर नहीं, सदन चलता है सबकी सहमति से, सबके सहयोग से। और इसीलिए मैंने भी ये कोशिश की कि सदन के अंदर चाहे प्रतिपक्ष हो चाहे सत्ता पक्ष हो, सबको पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर मिले। इसलिए सदन में किसी भी प्रतिपक्ष के नेता ने ये शिकायत नहीं की कि हमें इन मुद्दों पर पर्याप्त समय नहीं मिला। स्पीकर साहब, 2 सवाल ऐसे हैं जिस पे देश हो सकता है आपकी तरफ देख भी रहा हो, चूंकि आप स्पीकर हैं और लोकसभा कानून बनाता है। एक कानून जिस पे बहुत हंगामा मचा है और जिसको बहुत लोग रिविजिट करने की बात कर रहे हैं, वो कंट्रोवर्शियल हो सकता है, कि राइट ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है उसमें बदलाव होना चाहिए। ये 91 में आया था। क्या आपको ऐसा लगता है कि अगर जन आकांक्षा हो तो उसको रिविजिट करने की जरूरत है? सरकार ने समय समय पर कई कानून जो प्रासंगिक नहीं थे उनको समाप्त भी किया है, नए कानूनों में संशोधन भी लाए हैं। ये एक प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया के तहत जब कभी जो विषय सरकार के ध्यान में आते हैं या संसदीय समितियां उन विषयों को ध्यान में लाती है, समय समय पर उन सुझावों के आधार पर सरकार कई बिलों पर संशोधन लाई है। पिछली बार का आप रिकॉर्ड देख लें तो 3 साल के 8 सत्र में सबसे ज़्यादा विधेयक पारित हुए, जो 5 साल में नहीं हुए उतने विधेयक इस 3 वर्ष में पारित हुए। और मेरे को लगता है कि माननीय सदस्य तो ये कहते हैं कि विधेयक बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो समय समय पर बदलाव चलता रहता है आवश्यकताओं के अनुसार। नहीं तो आपको लगता है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में भी ये बदलाव होना चाहिए? एक बिल की चर्चा नहीं कर सकता, कई बिल हैं जिन पर लोग संशोधन की, बदलाव की मांग करते रहते हैं और संसदीय समितियां या अन्य लोग सुझाव देते हैं, सरकार उन पर विचार करती है, कैबिनेट उस पर बैठकर चर्चा करती है और कैबिनेट के बाद जब बिल कैबिनेट में पारित हो जाता है उसके बाद वो संसद में लाते हैं।
एक और कंट्रोवर्शियल इशू है जिस पे एक स्पीकर के नाते आप क्या सोचते हैं वो जानना चाहूँगा। आजकल एक नया ट्रेंड है और बहुत चर्चा है उसकी कि ईश निंदा कर दीजिए, किसी हिंदू भगवान देवता की निंदा कर दीजिए, मुस्लिम भगवान के जो उनके खुदा है उनकी निंदा कर दीजिए। तो बहुत लोग कह रहे हैं कि ईश निंदा पे भी एक कानून आना चाहिए। देखिए, देश संविधान से चलता है और भारत का संविधान सबसे बड़ा संविधान भी है और हम सबका मार्गदर्शन भी करता है। और उस समय संविधान निर्माताओं ने ही कहा था कि सबको अपने अपने धर्म और उपासना करने का स्वतंत्र अधिकार है। और दुनिया में भारत ही एक ऐसा देश है जहां पर सभी धर्मों का सम्मान होता है, सभी धर्मावलंबियों को अपने अपनी धर्म की अनुसार पूजा पद्धति करने का अधिकार है। और इसीलिए दुनिया के देश भारत के संविधान की ओर देखते हैं। कुछ जानकारी चाहेंगे आपसे, बहुत सारे सांसद भी चाहेंगे और देश भी जानना चाहेगा, तो उसके साथ ही इंटरव्यू खत्म करूंगा। नया पार्लियामेंट बन रहा है और ये आज़ादी का अमृतकाल कहा जा रहा है, 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं और 22 में ही था ये लक्ष्य कि बन के तैयार हो जाएगा। तो क्या हम 22 में जो सदन आहूत होगा वो नए संसद भवन में देखने वाले हैं क्या? माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब इस नए भवन का शिलान्यास किया था तब हमने फैसला किया था कि 2 वर्ष में इस भवन के निर्माण को पूरा करेंगे। आज मैं देश को बता सकता हूं कि हमारा भवन निर्माण उसी गति से चल रहा है और उसी प्रगति से काम हो रहा है। हम अपेक्षा करते हैं, आशा करते हैं कि 2022 में जब विंटर सेशन होगा, शीतकालीन सत्र होगा, जब नए संसद भवन में हो। एक जानकारी तो आपने दे दी कि शीतकालीन सत्र हम नए संसद भवन में देखेंगे। अब एक जाति सवाल जो पत्रकारों से जुड़ा है, कहा जा रहा है कि वो जो पहले जो एक्सेस थी वो नहीं रहने वाली। तो सभी हम लोगों को क्या आश्वस्त करना चाहेंगे आप कि हमारा एक्सेस वैसा ही रहेगा? पत्रकार हो, दर्शक दीर्घा हो, ये सब पूरी व्यवस्था रहेगी। मुझे लगता है कि जो आपकी चिंताएं हैं वो निर्मूल नहीं है, ऐसा तो नहीं है? चिंताएं इतनी करने की आवश्यकता नहीं है। सभी पत्रकारों की पत्रकार दीर्घा उसमें है, क्योंकि पत्रकार हमारा मुख्य स्तंभ है। इसलिए आपकी चिंताएं करने की जिम्मेदारी मेरी है। बहुत बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब, और शुभकामनाएं आपको आने वाले 2 सालों के लिए कि इसी अग्रेसिव तरीके से, प्रोएक्टिव तरीके से आप संसद को चलाते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। होगी किसी और शख्सियत से मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।